नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत ही जरूरी बात का पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको ये पता चलेगा कि कौन सी स्त्री आपसे संबंध बनाना चाहती है और किस स्त्री का चरित्र कैसा है। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। जो हम देख रहे होते हैं और जो हमें दिखता है वैसा नहीं होता, बल्कि सच्चाई तो बिल्कुल उसके विपरीत होती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही धनवान था। उसकी एक अनाज की दुकान थी। वो अपनी दुकान को बड़ी ही ईमानदारी से चलाता था। सेठ का काम बहुत साफ सुथरा था। उसके यहां किसी भी तरह का छल फरेब नहीं होता था। बहुत से अन्य दुकान वाले अपने यहां अनाज में खूब मिलावट करते थे, परंतु ये सेठ राशन में कोई मिलावट नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, सेठ के आसपास जो दुकान वाले थे, उनके यहां सेठ के मुकाबले ग्राहक तो कम आते थे, परंतु फिर भी वे अच्छा मुनाफा कमा लेते थे। मगर सेठ अपनी ईमानदारी के चलते ज्यादा लाभ नहीं ले पाता था। ये बात उससे अंदर ही अंदर खसोड़ती रहती थी। सेठ सोचता था कि अजीब जमाना आ गया है। मेहनत और ईमानदारी से चलने वाले तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते हैं, मगर अधर्म से कमाई करने वाले दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते जा रहे हैं। यदि मैं इसी रास्ते पर चलता रहा तो जीवन में कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, सेठ के मन में भी लालच आ जाता है। वो सोचने लगा कि मुझे भी अब ज्यादा सत्यवादी बनने की जरूरत नहीं है। यही सोचकर सेठ ने अनाज में कंकर मिलाने की ठान ली। उसने एक थैले में छोटे छोटे कंकर भरकर रख लिए और सोचा कि इन कंकरों को रात में पत्नी के सो जाने के बाद अनाज में मिला दूंगा। अगर उसके सामने मिलाऊंगा तो वो मुझे ऐसा नहीं करने देगी, और नगर के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं एकदम साफ सुथरी चीजें बेचता हूं। थोड़ी बहुत मिलावट करने पर कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। दोस्तों, सेठ ने वो थैला छुपा कर रख दिया। सेठानी ने देख लिया कि सेठ जी आज कोई चीज छुपा कर रख रहे हैं। सेठानी ने चुपके से उस थैले को खोलकर देखा तो कंकर देखकर वो दंग रह गई। वो सोचने लगी कि सेठ जी इन कंकरों का क्या करेंगे। इतने सारे कंकर सेठ जी घर में लेकर क्यों आए हैं? कहीं हमारा सेठ राशन में मिलावट तो नहीं कर रहा है? मुझे छुप कर देखना चाहिए। दोस्तों, सेठानी बड़ी ही धार्मिक विचारों वाली थी। खूब भगवान की पूजा पाठ करती थी। दोस्तों, बेईमानी का पैसा मनुष्य को गला देता है। बेईमानी का धन खाने वाले लोग मानसिक और शारीरिक रूप से कभी सुखी नहीं रहते हैं। इसका असर उनकी औलाद पर भी पड़ता है। दूसरी बात, अगर कोई पापी है, अगर आपने उसके धन की बेईमानी कर ली तो उसका पाप धन के माध्यम से खाने वाले पर चला जाता है। बेईमानी का धन हमेशा रोग और क्लेशों को बढ़ाने वाला होता है। सेठानी ये बात जानती थी। दोस्तों, रात का समय होता है। सेठ उन कंकरों को अनाज में मिलाने की फिराक में था। उसने सोचा कि सेठानी सोएं, तब मैं ये काम करूं। इधर सेठ सोने का बहाना करके अपने पलंग पर लेट जाता है, मगर वो सेठानी को दिखाने के लिए ही लेटा था। असल में तो वो जाग रहा था। उधर सेठानी भी बहाना बनाकर लेट गई कि देखें रात में सेठ जी क्या करेंगे। दोस्तों, इस तरह से आधी रात बीत जाती है। सेठ को विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी सो गई। अब तो सेठ चुपचाप उठा और अनाज में कंकर मिलाने के लिए चल दिया। इधर सेठ की पत्नी भी धीरे से उठकर उसके पीछे पीछे चल दी। सेठ ने अपना थैला निकाला और अनाज में मिलाने ही वाला था कि इतने में उसकी पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। सेठानी ने पूछा, अजी, ये तुम क्या कर रहे हो? पत्नी को देखकर सेठ सक पका गया। चोरी तो चोरी होती है, और चोरी करने वाला तो एक बच्चे से भी डर जाता है। उससे कोई उत्तर नहीं आया। सेठानी बोली, सेठ जी, ये मिलावट का धन मुझे नहीं चाहिए। चारों तरफ तुम्हारा नाम है, लोग तुम पर विश्वास करते हैं, और तुम लालच में आकर के उनके साथ धोखा कर रहे हो। अरे, कम से कम भगवान से तो डरो। ईमानदारी की कमाई से जीने में भला क्या कमी रह गई जो धोखाधड़ी करने की सूझी? ऐसा करके तुम दूसरों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ भी धोखा करोगे। किसके लिए कर रहे हो ये सब? मेरे लिए। परंतु मैंने तो कभी आपसे ना आभूषणों की मांग की और ना अच्छे कपड़ों की।
ना मैंने कभी आपसे अच्छा भोजन मांगा। ईश्वर का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्यों अपनी नीयत खराब कर रहे हो? मुझे ऐसी अमीरी नहीं चाहिए जो छल फरेब और धोखे की बुनियाद पर बनी हो। मैं तो उस ईमानदारी की गरीबी से ही बहुत खुश हूं। मेरे लिए तो वो ईमानदारी ही अनमोल हीरा है। सेठानी बोली, सेठ जी, आज आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। दोस्तों, अब तो सेठ अपनी पत्नी की खरी खोटी सुनकर बहुत लज्जित हुआ। उसने अपने दोनों कान पकड़े और बोला कि सेठानी, मुझे माफ कर दो। अब जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मुझे क्या पता था कि तू इतनी ईमानदार है। मैं यह सब तेरे लिए ही तो करने जा रहा था। खैर, अब तुम मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे जैसी स्त्री जिस घर में होगी उसका पति पुत्र कभी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकता। अब तुम मुझे माफ कर दो। सेठानी बोली, सेठ जी, माफी मांगकर तुम मुझे पाप का भागी मत बनाओ। आप मेरे पति हो। दोस्तों, सेठ को अपनी करनी पर बड़ा अफसोस हो रहा था और उसने कभी भविष्य में ऐसा ना करने का वचन दिया। उस समय सेठानी गर्भावस्था में थी। अपने पति को सही रास्ते का पाठ पढ़ाकर सेठानी को बड़ा सुकून मिला। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। सेठानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने उसका नाम जसवंत रखा। एक सुंदर से पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चे के भाग्य में आगे मां का सुख नहीं लिखा था। जसवंत जब 5 साल का हो जाता है तो उसकी मां मर जाती है। पत्नी का गम सेठ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, परंतु अपने बच्चे के पालन पोषण में उसने कोई कमी नहीं रखी थी। सेठ के रिश्तेदारों ने सेठ से दूसरा विवाह करने को भी कहा, पर अपने पुत्र को ध्यान में रखते हुए सेठ ने दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया। सेठ जानता था कि सौतेली मां बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाएगी और मैं भी काम के वशीभूत होकर उसकी गलती होने पर भी उससे कुछ नहीं कह पाऊंगा। सेठ अपने बच्चे को मां और पिता दोनों का प्यार देता था। सेठ का लड़का देखने में तो सुंदर था ही, इसके साथ साथ वो गुणवान भी था। धीरे धीरे सेठ का पुत्र जवान हो गया तो सेठ ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे का विवाह करा दूं। शादी की बात सुनकर सेठ का पुत्र कहता है कि पिताजी, इतनी जल्दी मुझे विवाह के बंधन में मत बांधो। पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो। मैं भी अब कुछ काम धंधा करके स्वयं में सक्षम होना चाहता हूं। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जाऊं। सेठ ने कहा, बेटा, अब तो सब कुछ तुमको ही देखना है। यदि तुम व्यापार के लिए बाहर जाना चाहते हो तो चले जाओ, पर जाने से पहले तुम मेरी इन 5 बातों का विशेष ध्यान में रखना। पहली बात, हमेशा अपनी जुबान पर काबू रखना। उतना ही बोलना जितने की आवश्यकता हो। अधिक बोलने से मनुष्य की बुद्धिमानी सिद्ध नहीं होती, बल्कि उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनसे व्यर्थ का वाद विवाद खड़ा हो सकता है। दूसरी बात, बेटा, रास्ते में तुम्हें एक से बढ़कर एक खूबसूरत खुशबूदार फूल मिलेंगे। उनकी सुगंध पाकर तुम भंवरा बनकर उनका रस मत लेने लग जाना। तीसरी बात, तुम किसी को धोखा मत देना। चौथी बात, कहते हैं कि ऊबड़ खाबड़ स्थान पर पारस मिल जाता है, अगर मिल जाए तो उसे छोड़कर मत आना। और 5वीं बात, ये बहुत जरूरी है, अगर विष के अंदर अमृत पड़ा हो तो निसंकोच पी लेना। अगर किंचड़ में रत्न पड़ा दिखाई दे जाए तो उसे बिना घृणा के निकाल लेना। अगर नीच से नीच आदमी से भी कुछ सीखने को मिले तो उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना। अगर दुष्ट परिवार से भी स्त्री रत्न की प्राप्ति होती हो तो उस रत्न को अपने साथ ले आना। दोस्तों, ये 5 बातें बताकर सेठ ने अपने बेटे जसवंत को व्यापार करने के लिए बाहर भेज दिया। पुराने समय में लोग अधिकतर पैदल ही सफर करते थे। ये दुनिया अच्छे बुरे लोगों से भरी पड़ी है। घर से निकलने के बाद आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी। अब ये आपको देखना है कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ रहना है। पहले जब लोग बाहर जाते थे तो जिनके पास पैसा होता था वो किसी सराय में ठहर जाते थे, और जिनके पैसा नहीं होता था वो किसी धर्मशाला या किसी पेड़ के नीचे लेटकर रात गुजार लेते थे। दोस्तों, जसवंत अपने पिता की आज्ञा लेकर व्यापार के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते उसे दोपहर होता जाता है। उसने देखा कि नगर के बाहर एक घना छायादार पेड़ खड़ा है। उस पेड़ के नीचे पहले से एक पति और पत्नी आराम कर रहे थे।
वो दोनों पति पत्नी बहुत खूबसूरत थे। उस आदमी की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा उसके साथ हो। जसवंत भी उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन वो स्त्री बहुत सुंदर थी, इसीलिए जसवंत बार बार उसे देखे जा रहा था। वो स्त्री भी जसवंत की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। दोस्तों, सेठ का लड़का भी किसी राजकुमार से कम नहीं था। तब उस खूबसूरत स्त्री के पति ने जसवंत से पूछा, भाई आप कौन हो और इधर कहां जा रहे हो? तब जसवंत कहता है कि मैं एक साहूकार का पुत्र हूं और व्यापार के सिलसिले में आगे जा रहा हूं। फिर वो आदमी कहने लगा, भाई हमें भी उसी नगर में जाना है जहां आप जा रहे हो। क्यों ना हम लोग साथ साथ चलें तो अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने में हमें 10 दिन लग जाएंगे। अगर साथ में रास्ता तय करेंगे तो हमारा सफर भी आसान हो जाएगा और हमारे लिए थोड़ी सहूलियत भी हो जाएगी। उस स्त्री के पति की बात सुनकर जसवंत खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था। वो सोच रहा था कि अगर इनके साथ चलूंगा तो इस स्त्री की सुंदरता को देखता चलूंगा। सुंदर चीज को कौन नहीं देखना चाहेगा। दोस्तों, जसवंत उनके साथ साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब तो वे तीनों आपस में बातचीत करते हुए आगे को चल देते हैं। दोस्तों, वो स्त्री सुंदर होने के साथ साथ बहुत मजाकिया भी थी। उसने तुरंत जसवंत से देवर भाभी का रिश्ता जोड़ लिया। उस स्त्री ने पूछा, देवर जी, आपकी शादी अभी हुई है कि नहीं? जसवंत ने कहा, भाभी जी, अभी तो मैं कुंवारा हूं। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी, मान लो अगर तुम्हें रास्ते में कोई सुंदर लड़की मिल जाए तो क्या तुम उससे विवाह कर लोगे? जसवंत ने जवाब दिया, नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो स्त्री बोली, देवर जी, भला मिठाई किसे अच्छी नहीं लगती, और स्त्री तो वैसे भी किसी रसमलाई से कम नहीं होती है। एक बार इसका स्वाद लग गया तो कभी नहीं कहोगे कि मैं विवाह नहीं करूंगा। दोस्तों, वो स्त्री देवर देवर कहकर जसवंत से हंसी मजाक करती हुई चली जा रही थी। उसका मीठी मीठी बातें करना, उसका मुस्कुराना, उसका हंसी मजाक करना जसवंत को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो मन में ये भी सोच रहा था कि ये स्त्री कैसी है जो अपने पति के सामने मुझसे इस तरह की बातें कर रही है। पर जो भी हो, उस स्त्री के साथ चलना और उसकी हंसी मजाक भरी बातें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। वो हंसी मजाक करते हुए चले जा रहे थे। इस तरह चलते चलते उन्हें रास्ते में रात हो जाती है। उन्होंने एक जगह ठहरने का निश्चय किया और किसी साफ सुथरी जगह को देखकर वहीं ठहर जाते हैं। तीनों ने मिलकर भोजन किया और खा पीकर आराम से सोने की तैयारी करने लगते हैं। सोने से पहले उस सुंदर स्त्री का पति बोला, भाई हमारे साथ हमारी पत्नी है और परदेश में हमें किसी का कुछ पता नहीं है, कौन कैसा है। उस स्त्री को देखकर भला किसकी नीयत खराब नहीं होती। फिर स्त्री का पति बोला, अब तुम भी मेरे छोटे भाई जैसे हो। हमारी पत्नी की रखवाली करना अब तुम्हारा भी उतना ही फर्ज है जितना कि मेरा। मेरे पास एक तलवार है, उस तलवार को लेकर आधी रात तक तो मैं जागता रहूंगा और आधी रात के बाद तुम्हें जागकर पहरेदारी करनी है। जसवंत कहने लगा, भाई आप चिंता न करो, आप आराम से सो जाओ, भाभी की रखवाली मैं करता रहूंगा। दोस्तों, इस प्रकार पहले तो उस स्त्री का पति जागकर आधी रात तक पहरा देता है। जसवंत और वो स्त्री आराम से सोते रहते हैं। उसके बाद उसने जसवंत को जगाया। अब सेठ का लड़का पहरा देता है और वो दोनों आराम से सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसका पति सो जाता है तो वो स्त्री नींद से जागती है और जसवंत के साथ बैठकर मीठी मीठी बातों करने लगती है। इस तरह से वो पूरी रात जसवंत के साथ हंसी मजाक और हर तरह की बातें करती रही। उस स्त्री का अपने पास बैठकर बातें करना जसवंत को बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो उनका रोज का नियम बन गया। आधी रात को जब उसका पति सो जाता था तो वो स्त्री रोज रात में जागकर जसवंत के साथ बातें किया करती थी। दोस्तों, इस तरह से उन तीनों का सफर कटता चला गया। चलते चलते जब वो अपनी मंजिल के नजदीक आ गए तो सोचने लगे कि आज की रात साथ साथ बिताने के बाद अब हम अलग हो जाएंगे। जसवंत को और उस स्त्री को इसी बात की चिंता खाए जा रही थी। इधर जब रात होती है और भोजन करने के बाद वो एक जगह ठहर जाते हैं। आधी रात के बाद जब जसवंत के पहरेदारी करने का नंबर आता है, उधर आधी रात के समय वो स्त्री भी जाग जाती है। आज वो बहुत उदास थी। जसवंत के पास बैठकर वो कहने लगी, देवर जी, आज के बाद तो फिर कभी हम नहीं मिल पाएंगे।
आज ही हमारे पास मौका है। वो स्त्री मुस्कुराते हुए जसवंत से कहने लगी, देवर जी, आप कितने अच्छे हो, मन करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में भरकर जिंदगी भर के लिए कैद कर लूं। परंतु मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ है। सच में तुम बहुत सुंदर हो और तुम जैसे पुरुष को पाकर कोई भी स्त्री अपने आप को भाग्यशाली समझेगी। उस स्त्री के मुंह से इन बातों को सुनकर जसवंत चौंक जाता है और कहता है, भाभी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप एक शादीशुदा स्त्री हैं और इस समय आपके पति आपके साथ में हैं। पति को धोखा देकर किसी गैर पुरुष पर मर मिट जाना पाप कहलाता है। वो स्त्री कहने लगी, जसवंत, मैंने जब तुम्हें देखा था तभी से तुमने मेरी रातों की नींद चुरा ली है। इसीलिए तो मैं रात को जागकर तुम्हारे साथ बातें किया करती हूँ। सचमुच मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुम्हारा साथ पाना चाहती हूँ। रही मेरे पति की बात तो उनकी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ में तलवार है। अगर तुम चाहो तो इस कांटे को दूर फेंक सकते हो। कहते हैं कि प्रेम में आदमी कुछ भी नहीं देखता। मैं तुम पर दिलो जान से मरती हूं। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपने जीवन को यहीं नष्ट कर दूंगी। दोस्तों, उस स्त्री को अपने ऊपर अत्यंत आसक्त देखकर जसवंत को अपने पिता की बात याद आ गई कि राह चलते तुम्हें अनेकों सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे, उन फूलों पर भंवरा बनकर उनका रस मत लेने लग जाना। जसवंत ने अपने आप को संभाला और उस स्त्री को समझाने लगा कि भाभी, अपने पति को धोखा देना महापाप है। मैं तो इसलिए तुमसे बात कर लिया करता था कि तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं। वो स्त्री कहने लगी, जसवंत, तुम्हारा समझाना अब व्यर्थ है। जल्दी से मेरे पति की हत्या कर दो, फिर हम दोनों यहां से भाग चलेंगे। जसवंत कहने लगा, भाभी, तुम इतनी गिरी हुई स्त्री हो, यह मैंने कभी नहीं सोचा था, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आता। सोचो, तुम्हारे पति ने मुझ पर विश्वास किया है। उसने मुझे अपना छोटा भाई माना है और मैं उसके साथ विश्वासघात करने की सोच भी नहीं सकता। इस समय अगर उन पर कोई संकट आ जाए तो मैं उसे अपने ऊपर ले लूंगा, क्योंकि मैं पहरेदारी कर रहा हूं। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे पति की जान बचाऊंगा। तुम कितनी नीच और कामी स्त्री हो। सच कहा है किसी ने कि जिन स्त्रियों का मन पराये पुरुषों में रमता है, उनका पति चाहे कितना ही सुंदर हो, गुणवान हो, बलवान हो, फिर भी वो उसे छोड़ जाती है। जसवंत कहने लगा, भाभी, तुम्हें देखकर मुझे तुमसे घृणा हो रही है। तुम कैसी स्त्री हो, देवता समान अपने पति को छोड़कर तुम मुझे पाना चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ कभी जिंदगी में ये गंदी हरकत नहीं कर सकता। दोस्तों, जसवंत ये बात कह ही रहा था, इतने में उस स्त्री का पति उठकर बैठ जाता है और कहता है, जसवंत भाई, मेरे पास आकर बैठो और अपनी भाभी के प्रति मन में जो नफरत उत्पन्न हो गई है उसे निकाल फेंको। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी भाभी बुरी स्त्री है, मगर ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दरअसल मेरी पत्नी ने जब से तुम्हें देखा है तब से उसने तुम्हें अपनी बहन के लिए पसंद कर लिया है। इसकी एक छोटी बहन है जो देखने में इससे भी ज्यादा सुंदर है और तुम रूप और आयु में बिल्कुल उसके योग्य हो। इसकी बहन के लिए पति कहीं बुरा न मिले, इसीलिए ये तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। पिछले 10 दिनों से इनसे तुम्हें हर तरह से जांचा परखा है। तुम इसकी परीक्षा में पास हो गए हो। अब तुम्हें न कहीं काम ढूंढने की जरूरत है और न नौकरी करने की। मेरी पत्नी नगर के सबसे बड़े सेठ की बेटी है। ये 2 बहनें हैं। इसके पिता का कोई बेटा नहीं है, तो सारी देख रेख अब हमें ही करनी है। दोस्तों, उस स्त्री के पति की बात सुनकर जसवंत चौंक जाता है और कहता है, भाभी माफ करना, मैं तो आपको गलत समझ बैठा था अनजाने में। पता नहीं मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। सचमुच तुम दिल की बहुत अच्छी हो। वो स्त्री कहने लगी, जसवंत, हर स्त्री गलत नहीं होती। कई बार स्त्रियां अपना काम बनाने के लिए नाटक भी करती हैं। स्त्री के प्रेम को तब तक सच नहीं मानना चाहिए जब तक आप उसे खूब परख ना लो। अधिकतर ऐसी स्त्रियों के प्रेम में सच्चाई कम, अभिनय ज्यादा होता है। कुछ स्त्रियां अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप पर प्रेम बरसा सकती हैं, उसे सच नहीं मानना चाहिए। कौन सी स्त्री सच में आपसे प्रेम करती है, ये जानने के लिए ये 3 बातें गांठ बांध लो, आप उसे पहचान जाओगे। पहली बात, जो स्त्री आपको देखकर आपका ख्याल रखना शुरू कर दे, आपसे मिलने के बहाने तलाशने शुरू कर दे, आपको दुख और चिंता में देखकर
खुद भी दुखी हो जाए तो समझ लेना वो आपसे सच्चा प्रेम करती है। दूसरी बात, जो स्त्री आपकी किसी भी बात का बुरा ना माने, आपके धन से जुड़ी कोई बात ना पूछे, जिसे रात में नींद ना आती हो, तो समझ लेना वो आपसे वास्तव में प्रेम करती है। तीसरी बात, जो स्त्री अभिनय करने वाली ना हो, जो दिल में हो उसे कहने में शर्माए और कहते कहते कई दिन लग जाएं, तो समझ लेना वो आपसे सच में प्रेम करती है। जसवंत कहने लगा, भाभी तुम मेरे लिए मां की तरह हो। वो स्त्री बोली, देवर जी अब तो बात पक्की हो गई है, अब आप अभी से मान लो कि आप मेरे बहनोई बन गए हैं। दोस्तों, इस तरह वो स्त्री अपनी बहन का विवाह जसवंत के साथ में करवा देती है। हर स्त्री बदचलन नहीं होती, हर स्त्री का प्रेम सच्चा नहीं होता, कई बार सिर्फ दिखावा होता है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत सारी प्रेरणा और सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।